हेलो एवरीवन, बिलीव इन योरसेल्फ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8 से एक मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बस की यात्रा। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। यह कहानी उनके जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। उन्होंने यह कहानी एक हास्य व्यंग के रूप में लिखी है। हास्य व्यंग का अर्थ होता है कि किसी सच्ची घटना को हम बहुत मज़ेदार तरीके से एक कहानी या लेख के रूप में लिख दें और साथ ही साथ अपने आसपास की जो चीज़ें हैं जिसमें हम सुधार चाहते हैं तो उसे भी हम हल्के फुल्के शब्दों में बता दें ताकि लोगों को बात की गंभीरता भी समझ में आ जाए और उन्हें कोई बुरा भी ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक मज़ेदार कहानी बस की यात्रा। लेखक अपने 4 मित्रों के साथ कहीं आए हुए थे और उन्हें वापस जबलपुर जाना था। अब इन 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे जो बस जाती है उससे हम जबलपुर जाएंगे। ये बस उन्हें पन्ना लेकर जाएगी और वहाँ से इसी कंपनी की एक बस 1 घंटे के बाद उन्हें सतना लेकर जाएगी और फिर सतना से उन्हें एक ट्रेन मिलेगी जिससे वो जबलपुर जा सकेंगे। मतलब जबलपुर जाने के लिए उन्हें इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। लेखक के 2 मित्रों को दूसरे दिन काम पर जाना था तो उन लोगों के लिए यह बस पकड़ना अनिवार्य था। उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि समझदार लोग इस शाम वाली बस को नहीं पकड़ते, मतलब इसमें सफ़र नहीं करते। लेखक ने पूछा क्यों, इसके रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने जवाब दिया नहीं नहीं, ये बस ही डाकिन है। अर्थात अगर डाकू रास्ते में हमें मिल जाए तो हम अपना कीमती सामान देकर अपनी जान बचा सकते हैं, परंतु ये बस ही डाकिन है। मतलब इस बस में सफ़र करने पर हमारी जान बचना बहुत मुश्किल है। जब लेखक ने बस को देखा तो वो बहुत पुरानी थी, एकदम खटारा लग रही थी। लेखक ने इसे वयोवृद्ध कहा है। हम अपने दादा दादी को वृद्ध कह सकते हैं पर उनके माता पिता या उनसे भी बूढ़े लोगों को हम वयोवृद्ध कहेंगे। उस बस कंपनी के एक पार्टनर भी उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक ने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो लेखक ने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो पार्टनर ने कहा हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक कह रहे हैं गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब लेखक व्यंग कर रहे हैं कि इतनी खटारा बस अपने आप कैसे चलती है। अब लेखक और उसके मित्र आगा पीछे करने लगे। आगा पीछा करना मतलब सोचने लगे कि इस बस से जाएं या ना जाए। तो उनके एक मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने कहा डरो मत, ये नई बस तो है नहीं और नई बसों से ज़्यादा इस बस पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यह बस अनुभवी लगती है और जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोद में बैठा कर ले जाती है वैसे यह भी हमें प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब वे लोग बस में बैठ गए और जो लोग इन्हें छोड़ने आए थे वे लोग इन लोगों को इस तरह देख रहे थे जैसे इन लोगों को आखिरी बार विदा कर रहे हैं और उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कह रही हो कि आना जाना तो लगा रहता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। आदमी को कुछ करने के लिए मतलब जान देने के लिए एक निमित्त मतलब एक बहाना चाहिए। अब इंजन स्टार्ट हो गया। अब लेखक कह रहे हैं ऐसा लग रहा था मानो सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हुए हैं। बस की खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जो थोड़े बहुत बचे थे वो बहुत नुकीले थे तो उनसे कभी भी किसी को भी चोट लग सकती थी। तो लेखक ने ऐसा सोचकर फौरन खिड़की से थोड़ा दूर सरक गए और इंजन चल रहा था और लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है, मतलब बस बुरी तरह से हिल रही थी। अब बस सचमुच चल पड़ी। लेखक कह रहे हैं कि हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी ने 3 मुख्य आंदोलन किए थे, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन, फिर दूसरा असहयोग आंदोलन और तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन मतलब ब्रिटिश लोगों से किसी प्रकार का भी हम सहयोग नहीं करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय मतलब विनम्रता से, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, मतलब उनकी कोई
आज्ञा नहीं मानेंगे ब्रिटिश लोगों की। तो लेखक कह रहे हैं कि ये बस भी उस समय, इस बस ने भी ट्रेनिंग ली होगी ये आंदोलन करने के लिए, क्योंकि ये पूरी बस जो थी वो असहयोग कर रही थी एक दूसरे से और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब कैसे? सीट का बॉडी से कोई सहयोग नहीं चल रहा था, असहयोग चल रहा था। और कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता था कि बॉडी सीट को छोड़कर आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे थे या सीट हम पर बैठी थी। एकाएक बस रुक गई। अब मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और एक नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब जो लेखक बोल रहे हैं, एक फिर से व्यंग कर रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो बस कंपनी का जो हिस्सेदार है, पार्टनर है, वो अभी इंजन को निकालेगा, अपनी गोद पे रखेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा। और जैसे माँ अपने बच्चे को के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, वैसे ही वो इंजन को पेट्रोल पिलाएगा। अब थोड़ी देर बाद बस की रफ्तार फिर से 15-20 मील हो गई। तो लेखक को अचानक उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं हो रहा था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी और प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और उन पर पक्षी बैठे हुए थे। तो किसी को भी ऐसे प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लेखक तो डरे हुए थे, उनको लग रहा था कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, गाड़ी खराब हो सकती है। तो लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे और जो भी पेड़ आता तो उनको ये डर लगता कि बस अब इससे टकरा जाएगी। और जब वो पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करते और ऐसा लगता कि अब उस पेड़ से ये बस टकरा जाएगी। अगर लेखक को कोई झील दिखती तो वो उन्हें लगता कि अब इसमें बस डूब जाएगी और गोता लगाएगी। अब एकाएक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने बहुत तरह की तरकीब सोची पर वो चली ही नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, मतलब विनम्रता से अवज्ञा कर रही थी बस, आज्ञा नहीं मान रही थी किसकी? ड्राइवर की। अब कंपनी के जो पार्टनर थे वो कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह जो बस थी बड़ी दयनीय लग रही थी, मतलब उस बस को देखकर बहुत दया आ रही थी। अब बस की संज्ञा यहाँ पर लेखक ने एक वृद्धा के रूप में दी है। तो जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ जाती है, वैसे ही ऐसा लग रहा था कि ये बस भी बैठ गई है। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें बहुत अफसोस हो रहा था कि क्यों हम इस बस पर लद कर आ गए। अगर इसका प्राणांत हो जाता है, मतलब इसकी अगर जान चली जाती है, तो इस बियाबान मतलब सुनसान जंगल में हमें इसकी अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अब इतने में क्या होता है, वो जो हिस्सेदार साहब रहते हैं ना, तो उन्होंने इंजन को खोला और कुछ तो भी सुधारा, तो बस आगे चलने लगी। लेकिन उसकी स्पीड जो थी वो एकदम कम थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब बस की हेडलाइट धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांदनी रात थी इसलिए थोड़ा थोड़ा उजाला था, तो वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। अब यहाँ पर लेखक फिर से व्यंग कर रहे हैं कि जैसे ये बस कोई वृद्धा है और जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वह कोई जवान बेटी है, और ये वृद्धा वो उससे कह रही है कि बेटी बेटी तुम तो जाओ आगे, अब मेरी उम्र नहीं है ऐसे फास्ट जाने की। अब धीरे धीरे ये बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची। पुलिया मतलब नाले के ऊपर छोटा सा पुल। तो उसके ऊपर पहुंचते ही इसका एक टायर पंक्चर हो गया। ये बस बहुत ज़ोर से हिली और फिर एकदम से रुक गई। अगर स्पीड में होती ये बस तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। अब मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि मैंने श्रद्धा से उसकी तरफ देखा। क्यों ऐसा देखा? क्योंकि लेखक को तो नहीं मालूम था कि ये बस इतनी ख़राब है, लेकिन वो कंपनी वाले को तो मालूम था ना कि ये बस इतनी बुरी हालत में है। फिर भी अपनी जान को हथेली में रखकर वो
इस बस में सफ़र कर रहा था, इसलिए लेखक ऐसा कह रहे हैं। अब लेखक बस के हिस्सेदार पर व्यंग करते हुए बोल रहे हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। मतलब बस के प्रति इतनी निष्ठा और वफा जो उनके मन में ऐसी भावना है वो बहुत कम लोगों में होती है। तो लेखक बोल रहे हैं कि इनका जो साहस है और बलिदान है इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब ये बस अच्छी नहीं है, फिर भी इतना उन्होंने उसके ऊपर निष्ठा रखी हुई है। तो इन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। और फिर लेखक बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये बस नाले में गिर जाती तो जो भगवान है वो अपने हाथ फैलाकर इसका इंतज़ार करते और बोलते कि यही है वो महान आदमी जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये जो हिस्सेदार था वो कंपनी की बस का जो था पार्टनर था, तो इसको वो बस को पहले ठीक करना था और उसके बाद सड़कों पर चलाना था। तो ये गलत कर रहा था, तो इसलिए इस प्रकार का लेखक व्यंग कर रहे हैं। अब दूसरा एक घिसा हुआ टायर लगाया उन्होंने और बस फिर से चल पड़ी। अब लेखक बोल रहे हैं हमने तो पन्ना जब पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, और पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या और कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक ने ये उम्मीद क्यों छोड़ दी? क्योंकि बस की टंकी में छेद था और उसका टायर भी पंक्चर हो चुका था, हेडलाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी और खिड़कियां तो पहले से ही टूटी हुई थी। तो अब लेखक को ऐसा लग रहा था कि उसे पूरी उम्र भर इस बस में ही रहना पड़ेगा और इसी बस से वो सीधे उस लोक में मतलब भगवान के पास जाएगा, और इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल नहीं है। मतलब ये बस अब कहीं नहीं पहुंच सकती, अब ऐसी चलती ही रहेगी और हमारा पूरा जीवन इसी बस में बीत जाएगा। अब हमारी बेताबी और हमारा तनाव, मतलब हम बेताब थे ना कि जल्दी से जल्दी जबलपुर पहुंच जाएं, तो वो बेताबी हमारी ख़त्म हो गई, टेंशन भी ख़त्म हो गया। अब हम इत्मीनान से जैसे घर में बैठे हैं वैसे ही बैठ गए और हमारी सारी चिंता चली गई और हम हंसी मजाक करने लगे। मतलब माइंड में हमने ये सेट कर लिया कि ये बस तो अब कहीं नहीं जाने वाली है, अब आराम से बैठो, जहाँ ये लेके जाएगी धीरे धीरे जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।